हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू स्टडी विद अनु। डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोगी। सेशन पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीयकरण कैसे किया जाए। यह कथन डैश के द्वारा दिया गया है। यह कथन किसने दिया है? जॉर्ज पॉलियो ने दिया है, वैन हॉयल ने दिया है, वाइगोस्की ने दिया है, या फिर डेविड व्हीलर ने दिया है। देखिए फ्रेंड्स, वाइगोस्की ने तो बात जो भी की थी वो सामाजिकता के ऊपर की थी। तो अधिक गणित जानने की अपेक्षा यह जानना कि अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए, ये डेविड व्हीलर ने कहा था। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह है। पहला ऑप्शन है समस्या समाधान कौशल का विकास करना। दूसरा ऑप्शन है विश्लेषणात्मक योग्यता की पोषित करना। तीसरा ऑप्शन है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का विकास करना। और चौथा ऑप्शन है संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। एनसीएफ क्या कहता है? एनसीएफ के बारे में आपको बताया था। वो कहते हैं कि जो बच्चे हैं बिना बोझ के, मतलब बर्डन कम होना चाहिए बच्चों का, बच्चे को फील्ड में उनके वातावरण से जोड़ना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ें कहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, उन बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का विकास करना चाहिए, उनकी आंतरिक चीज़ों का विकास करना चाहिए, उनको उनकी चीज़ों का विकास करना चाहिए। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है कि जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर की सहायता से शिक्षार्थी डैश के द्वारा ज्यामिति की सभी अवधारणाओं को सीख सकते हैं। जियोजेब्रा एक सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज्यामिति की सारी अवधारणाओं को सीख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परिप्रेक्ष्य आधारित उपागम, परियोजना आधारित उपागम, व्याख्यान आधारित उपागम, या खोज परक उपागम। देखिए, जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर जो है वो सहायता करता है स्टूडेंट की खोज परख में। स्टूडेंट्स जो है वो खोजते हैं कि ऐसा क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया डी। एक शिक्षिका ने शिक्षार्थियों को 5 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनाने वाली सभी संभव पंचवर्गाकार आकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसके उपरांत 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनने वाली संभव 6 वर्गाकृतियों की संख्या ज्ञात करने को कहा। इसी तरह आगे बढ़ने को कहा। इस प्रकार की गतिविधियां शिक्षार्थी की सहायता करती हैं। देखिए, उन्होंने 5 वर्ग दिए स्टूडेंट्स को और 5 वर्गाकार आकृतियां दी और उनके आधार पर 6 वर्ग देकर उन्हें जोड़कर बनाने वाली संभव 6 वर्गाकार इकाइयाँ संख्याएं दी। तो अब ये क्या बोल रहा है? देखिए, ये आकृतियों के बारे में ही चर्चाएं कर रहे हैं। तो ऑप्शंस में ढूंढते हैं। संख्या, पैटर्न और आकृतियों के बीच संबंधों की पहचान करने में है। सेकंड ऑप्शन है स्थानिक योग्यता का सुधार करने में है। थर्ड ऑप्शन है विश्लेषणात्मक योग्यता के सुधार करने में है। फोर्थ ऑप्शन है अवलोकन कौशल के सुधार करने में। देखिए, हम बात करते हैं मैथमेटिक्स, स्थानिक की बात होती है, मगर इन्होंने क्या, ये पैटर्न की बात कर रहे हैं। तो इसका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा कि संख्या जो है वो संख्या, पैटर्न और आकृति के बीच संबंधों को बनाने का ये क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने वर्ग दिया, उसे पंचवर्गाकार आकृतियाँ दे दी, उसके बाद क्या किया, 6 वर्ग और दिए, उनको जोड़कर बनने वाली क्या की, 6 आकृतियाँ भी दे दी। तो क्या करा रहे हैं, ये आकृतियों का और पैटर्न का पहचान करवा रहे हैं बच्चों को। तो फोर्थ का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। हमारी विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण के स्थान को सुनिश्चित करने के लिए युगल आधार वाक्य हैं। पहला, किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी की तर्कणा शक्ति में सुधार किया जाए और किस प्रकार उसकी स्थानिक योग्यता को बढ़ाया जाए, ये कहेंगे। या फिर किस प्रकार गणित में प्रत्येक शिक्षार्थी के निष्पादन को बढ़ाया जाए और किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के लिए मेधावी शिक्षार्थियों को तैयार किया जाए। सी ऑप्शन है हमारा, गणित की कक्षा को किस प्रकार अधिक क्रियाकलाप उन्मुखी बनाया जाए और किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी में प्रक्रमण कौशलों का विकास और एल्गोरिथ्म की समझ को बढ़ाया जाए। डी ऑप्शन है कि किस प्रकार प्रत्येक शिक्षार्थी के मस्तिष्क को व्यस्त रखा जाए और किस प्रकार शिक्षार्थी को संसाधनों को सुदृढ़ बनाया जाए। देखिए, जहाँ पे भी अगर बात कर दी बच्चों को व्यस्त रखना है, बच्चों को रटाना है, तो वो तो ऑप्शन एकदम से गलत हो जाता है। तो डी ऑप्शन एकदम गलत हो गया है। फिर बोला गया है कि बच्चों की तर्कणा शक्ति को सुधार दिया जाए और उसकी स्थानिक योग्यता को बढ़ाया जाए। हाँ, ठीक है कि बच्चों की जो तर्क करने की शक्ति है उस पर ध्यान देना चाहिए, मगर उस तर्कणा शक्ति में ही सुधार किया जाए ऐसा तो नहीं है, उसकी हर एक चीज़ में ध्यान देना चाहिए। फिर हमारा बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि किस प्रकार गणित में प्रत्येक शिक्षार्थी के निष्पादन को बढ़ाया जाए और किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड के लिए मेधावी शिक्षार्थियों को तैयार किया जाए। देखिए फ्रेंड्स,
ये जो है बच्चे को किसी ना किसी चीज़ से जोड़े रखना, काम कराना, बच्चों को संभालना, उनकी चीज़ों को समझना, तो सारी जो बात होती है वो बच्चों पे डिपेंड करती है, बच्चों के मस्तिष्क पे डिपेंड करती है। तो सॉरी, मेरा थोड़ा सा दिमाग बट गया था। तो इसका राइट आंसर जो है वो डी ही ऑप्शन होगा। पैडागोगी है तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी, कोई बात नहीं, बट डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्योंकि अगर आप बच्चों को मस्तिष्क को व्यस्त रखेंगे थोड़ा सा और उनके संसाधनों को सदृढ़ बनाएंगे, मतलब सरल बनाएंगे, तो बच्चे जो हैं चीज़ों को आसानी से सीख सकेंगे। ठीक है, उन्होंने क्या बोला है, मुगल आधार वाक्य क्या है, तो यही है कि बच्चों की चीज़ों को थोड़ा सा क्या कहते हैं, सरल बनाया जाए, डी ऑप्शन। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। विद्यालय स्तर पर गणित में शिक्षार्थियों की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि हमारी आकलन प्रक्रिया, पहला, जेंडर संबंधी पक्षपात करती है और लड़कों के रुचि क्षेत्रों के संदर्भ में प्रासंगिक समस्या पूछती है। सेकंड ऑप्शन है अपनी प्रकृति में अधिक विषयनिष्ठ है और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न कम होते हैं या बिल्कुल शामिल नहीं होते। सी ऑप्शन है योगात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक बल देती है। डी ऑप्शन है योग्यताओं के गणितीयकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। तो विद्यालय स्तर पर गणित जो है, स्कूल के कॉलेज स्तर पर या स्कूल के स्तर पर गणित क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की असफलता का एक मुख्य कारण यह है कि क्या कारण हो सकता है कि बच्चे गणित में फेल हो जाते हैं, क्या कारण हो सकता है। देखिए, जेंडर संबंधी, तो ये तो जेंडर से रिलेटेड है, तो इसका कोई गणित में कोई लेना देना नहीं है कि भाई मेल फीमेल, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे। और उसकी योगात्मक आकलन की अपेक्षा रूपात्मक आकलन पर अधिक बल देती है, मतलब उसके टैलेंट की अपेक्षा उसकी खूबसूरती पे ऐसा तो नहीं होता है। योगात्मक की गणितीकरण की अपेक्षा प्रक्रमण संबंधी ज्ञान के परीक्षण पर बल देती है। हाँ, ये है कि टैलेंट की अपेक्षा वो क्या करते हैं, बच्चों में कितना ज़्यादा प्रकरण है, कितना ज़्यादा उनको आता है, इस चीज़ पे ज़्यादा जो ध्यान दिया जाता है। तो 6 का डी ऑप्शन राइट है। 7 क्वेश्चन है। एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पत्तियों को एकत्र करने और समिति पैटर्न की पहचान करने के लिए कहती है, यह कार्य शिक्षिका के प्रयास को दर्शाता है। पहला ऑप्शन है अंतर विषय के उपागम संबंधी, शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का विकास करने संबंधी। थर्ड ऑप्शन है गणितीय संप्रेषण में सुधार करने संबंधी। फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणाओं के साथ जोड़ने में। तो वैसे भी हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़कर पढ़ाइए। तो शिक्षिका क्या कर रही है, पत्तियों को एकत्र करा रही है, पत्तियों की आकृतियों के बारे में बता रही है, पत्तियों के बारे में बता रही है। तो वो क्या कर रही है, पत्तियों के माध्यम से वो अपनी गणित कौशल का विकास कर रही है और बच्चों को पर्यावरण के साथ भी जोड़ रही है। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनिल सभी प्रश्नों के मौखिक उत्तर तो दे देता है, परंतु जब समस्याओं को हल कर लिखता है तो गलतियां करता है। उसके लेखन में गलतियों को हटाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक विधि सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, एक स्टूडेंट है अनिल, जो कि हमेशा से क्या कहते हैं, जो ओरल होते हैं उनको तो आसानी से जवाब दे लेता है, परंतु जब भी उससे क्या कहा जाता है कि सॉल्व करके दिखाओ, लिख कर दिखाओ, तो वो अक्सर कर क्या करता है, गलतियाँ करता है। तो लेखन की गलतियों को हटाने के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ है, ये पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है उसे श्याम पट पर समस्या हल करने को कहना चाहिए। उसे ऐसे कार्यपत्रक देकर रिक्त भरने को कहना चाहिए जिनसे आंशिक रूप से समस्याएं हल की गई हो। उसे प्रतिदिन 10 समस्याओं को कार्य देना चाहिए। उसे पूरे 1 महीने तक लगातार विद्यालय समय के बाद अभ्यास परीक्षा देनी चाहिए। देखिए, बच्चों को 1 महीने तक एक ही काम को दे देना, ये तो गलत हो गया। 10 दिन तक एक ही चीज़ को सॉल्व कर देना, ये भी गलत हो गया। और उसे ऐसे कार्य देने के लिए कहना कि जिनसे आंशिक रूप से समस्याएं हल की गई हो, तो ये चीज़ सही है कि बच्चों को उनके कार्यपत्रक देकर स्थान को खाली छोड़ना चाहिए, उनसे भरवाना चाहिए, जिससे उनकी समस्याएं क्या हो जाएं, हल हो जाएं आसानी से। बच्चों को ओरल के साथ साथ लिखने में जो दिक्कत है वो भी दूर हो जाए। तो इसका 8 का राइट आंसर बी है। 9th क्वेश्चन कहता है कि सबसे उपयुक्त ब्यूरो रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जाता है डैश है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, बहुत सारे सवाल हल करना, सूचना और संप्रेषण तकनीकी आईसीटी का प्रयोग कर प्रतिरूपों का प्रयोग करना। देखिए, बहुत सारे सवालों को हल कराना इसका कोई भी व्यूह रचना का नहीं उद्देश्य होता है ना, ठीक है, कोई कुशलता नहीं है इसमें। अच्छा, सूचना और संप्रेषण तकनीकी, अब इसमें क्या है, देखो कोई वो क्या कह रहा है, वो कुशलता के बारे में बात कर रहा है कि व्यूह रचना जिसका सिर्फ धनराशि की योग की कुशलता के लिए हो, उसमें आप सूचना या संप्रेषण कम्युनिकेशन करके क्या करेंगे, कोई भी फायदा नहीं। तो देखिए, इसमें क्या होगा कि जो आत्मसात करने के लिए किया जाता है वो रोल प्ले किया जाता है, भूमिका का निर्वाह किया जाता है, वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ पुट की जाती है। तो 9th का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 10th क्वेश्चन कहता है कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षाओं
का अर्थ है। यहाँ महत्वाकांक्षी का क्या अर्थ हुआ कि एनसीएफ कहती है कि गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। देखिए, महत्वाकांक्षी किसी चीज़ का महत्व होना पाठ्यचर्या में, इसमें महत्वाकांक्षी का अर्थ पूछा गया है कि क्या है। विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, स्कूल्स में गणित के अच्छे लेवल का खोजना कि और अच्छे से कैसे करना, या फिर गणित की समस्याओं को हल करने के एक से एक अधिक तरीकों का शिक्षण देना, या फिर विविध प्रकार के गणित का शिक्षण और अंक जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन करना। विद्यालय में गणित शिक्षण के सक्रिय उद्देश्यों को खोजना क्या होगा। देखिए, हमेशा महत्वाकांक्षी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी गई। देखिए, गणित की समस्याओं को हल करने से एक से अधिक तरीकों का शिक्षण, हाँ ठीक है, कोई बच्चा अलग तरीके से लगा देता है, कोई अलग तरीके से लगा देता है, हाँ ठीक है, बात तो है, मगर कौन सी इतना। तो विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना कि बच्चों को और अच्छी तरह कैसे समझाया जा सकता है, तो वो हमेशा ही चलता रहता है कि अगर ये बच्चे ऐसे समझ रहे हैं तो इनको थोड़ा सा, पहले हम लोग नहीं करते हैं कि सामान्य से फिर विशिष्ट की ओर, मतलब थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए बच्चों को लेके जाते हैं। तो 10th का ए आंसर इज द राइट आंसर। ओके, 11 क्वेश्चन पे आते हैं। गणित में गणना करने संबंधी कौशलों को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। पहला, कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके। दूसरा, संकल्पनाओं और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास कराना। केवल संकल्पनात्मक ज्ञान देकर, केवल एल्गोरिथम का वर्णन करके। गणित में गणना करने के संबंधी कौशलों के विकास को बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करवाना। ठीक है, बच्चों को जितना ज़्यादा आप इन्वॉल्व करेंगे, बच्चे उतनी ज़्यादा आसानी से चीज़ों को सीख सकेंगे। 12 क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं आप कक्षा 3 के छात्रों को। 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्याकलन के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। बड़ी संख्याओं को पढ़ने के कौशलों में प्रवीणता प्राप्त करना। 6 अंकों तक गणना करना, या फिर संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना, और स्थानीय मानों की सार्थकता को समझाना। तो देखिए, कक्षा 3 का विद्यार्थी है, उसको संख्या नंबर सिस्टम आप पढ़ा रहे हैं, तो उन्हें क्या सिखाते हैं। सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये इन चीज़ों को पहले सिखाते हैं। स्थानीय मानों का ज्ञान कराते हैं जिससे बच्चा आसानी से नंबर सिस्टम को समझ सके। तो 12 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 13 क्वेश्चन है, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को संकलात्मक से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है। पहला, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र बताना। दूसरा, आयत की लंबाई और चौड़ाई का पता लगाते हुए और आयत के क्षेत्रफल की गणना करना। इकाई वर्गों की गणन की सहायता से आकृतियों के क्षेत्रफल की गणना करना, या फिर विभिन्न वस्तुएं जैसे हथेली, पत्ती, पेंसिल आदि की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल की मापना। तो देखिए, हमने फ्रेंड्स अभी पहले भी ये बात किया था एक क्वेश्चन पे, तो वैसा ही इससे पूछा गया। इसमें क्या पूछ रहे हैं कि समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को संकलाने के लिए, तो हमेशा से क्या है, बाहरी चीज़ों से हम बच्चों को दिखा के जितने अच्छे से पढ़ाएंगे उतने अच्छे से बच्चों को ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाता है। तो विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली होगी, हम अपने हथेली से पढ़ा सकते हैं कि देखिए बच्चों ये 1 2 3 4 5 है, हम उनको ज्ञात करा सकते हैं। पेंसिल के माध्यम से पढ़ा सकते हैं कि देखिए इसकी शेप ऐसी होती है, इसमें ऐसा होता है ना। पत्ती के माध्यम से बता सकते हैं कि इसको अगर गोल में कर दीजिए तो आप उस सर्कल पढ़ा सकते हैं, ठीक है, ट्राइंगल में कर दीजिए तो हम आपको त्रिभुज। तो वही चीज़ है कि पत्तियों। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर 13 का। 4th एंड लास्ट क्वेश्चन, कक्षा 2 में अवेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। अवेकस का प्रयोग डैश में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता बिना किसी त्रुटि के संख्याओं को पढ़ने। अवेकस नहीं, जो ऐसे हम लोग पढ़ते थे, ड्रिलिंग वाला होता था, उसमें एक एक करके हम लोग अपनी चीज़ों को बढ़ाते थे, उसका बोल रहे हैं। शब्दों में दी गई संख्याओं की समान संख्या लिखने, गणना में परिशुद्धता प्राप्त करने, स्थानीय मानों की महत्ता को समझने के लिए। तो ये क्या करते थे, हम शब्दों में दी गई संख्याओं की समान संख्याएं लिखने के लिए, जैसे हम लोगों ने 1 पहले लगाते थे खिसका के, फिर 2 लगाते थे, फिर 3 लगाते थे, फिर तो अवेकस का प्रयोग इसीलिए होता था कि बच्चों को संख्याएं भी समझ में आसानी से आ जाएं। तो 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर। सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।